नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। गेहूं, दूध, दही, चावल सब महंगा हो गया है। इसके बाद अब जो बचा था वो थी दालें, लेकिन दालों की कीमतों में भी आग लग गई है। पिछले 1.5 महीने के दौरान तुअर और उड़द दो दालें हैं जिनकी कीमतें लगभग 15% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। दालों में ये कीमतें बढ़ने का जो दौर है वो क्यों शुरू हुआ है और आगे इसका क्या रूप लेगा, इस पर आज हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी मनोज जी से। मनोज जी, पहला सवाल कि जो दालें हैं, जो विशेषकर उड़द और तुअर, इनकी कीमतें जो सिर्फ 1.5 महीने में 15% ज़्यादा बढ़ी हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? पहले आप ये बताइए। देखिए, पहला सबसे प्रमुख कारण इनका सोइंग है। खरीफ दोनों जो खरीफ सीजन की मेजर दालें हैं दोनों, तुअर भी और उड़द भी। उड़द हालांकि रबी सीजन में भी उगाया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो उड़द का प्रोडक्शन खरीफ में होता है। तो और तुअर सिर्फ खरीफ सीजन की क्रॉप है। इस साल जब खरीफ सोइंग स्टार्टिंग हुई थी तो अधिकतर पल्सेस की सोइंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे मानसून सीजन आगे प्रोग्रेस किया, कुछ एक स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ऐसी 4-5 स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल हुआ है मानसून का। तो उसकी वजह से जो पल्सेस की सोइंग है वो हिट हुई है। कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जैसे कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो यहाँ पर भी कुछ एक जगह क्रॉप डैमेज की खबरें हैं और सोइंग पे भी इम्पैक्ट आया है। तो ओवरऑल जो सोइंग है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर वो करीब 3 से 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। और जो पीछे है सोइंग वो तुअर और उड़द की है। मूंग भी खरीफ और रबी सीजन दोनों में उगाई जाती है, लेकिन उड़द की तरह मूंग की भी जो मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप है वो खरीफ सीजन में होती है। तो उड़द और तुअर की जो सोइंग है उसकी जो बुआई है वो हिट होने की वजह से एक सेंटीमेंट मार्केट में बिल्ड हो रहा है कि इस साल जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। जो वेदर का संतुलन सही नहीं है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा बारिश है, कुछ जगह बहुत कम है, और प्रोडक्शन अगर हिट हुआ तो डेफिनेटली सप्लाई क्राइसिस होंगे और इन फ्यूचर जो प्राइस को हवा दे सकते हैं। तो यही एक सेंटीमेंट बिल्ड हुआ है जो अभी से कीमतों को मार्केट में बढ़ा रहा है। मतलब मेन कारण जो कीमत बढ़ने का है वो है मानसून, जो मतलब कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम। तो मतलब अगर हम दालों की बात करें, उड़द और तुअर की, तो इनका कितना प्रोडक्शन होता है और कितना मतलब पिछले साल हुआ था और इस साल कितना कम होने का अनुमान है? लास्ट ईयर टोटल प्रोडक्शन 277 लाख टन था सभी दालों का। सबसे ज़्यादा चना था, फिर तुअर था, फिर उड़द, मूंग, ये सारी क्रॉप आती हैं। इतना बम्पर प्रोडक्शन होने के बावजूद हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है। लास्ट ईयर मतलब जो मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें लगभग 27 से 28 लाख टन दाल का इंपोर्ट हुआ है, 277 लाख का प्रोडक्शन होने के बावजूद। वजह है इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पल्सेस प्रोडक्शन करता तो है ही, लेकिन हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। और कंज्यूमर होने के नाते यहाँ पे पल्सेस की डिमांड हमेशा से बनी रहती है। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहले क्या होता था, पहले डिमांड के कंपैरेटिव हमें बाहर से करीब 70 लाख 80 लाख टन पल्सेस इंपोर्ट करना पड़ता था। अब हम लगभग उस स्थिति में आया है इंडिया कि अपनी जो ज़रूरत है उसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरा करे, लेकिन इंपोर्ट के ऊपर अभी भी डिपेंडेंसी बनी हुई है। और इस साल अगर क्रॉप हिट होता है, डैमेज होता है, तो हो सकता है इस साल इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ जाए। अच्छा, ऐसा कुछ अनुमान आपको पता है कितना ड्रॉप जो क्रॉप है उसको डैमेज हो सकता है या उत्पादन कितना घट सकता है इस बार? देखिए, अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो एस्टिमेट आएगा पहला वो भी नवंबर में आएगा। इंडस्ट्री की तरफ से कोई ऐसा एस्टिमेट नहीं आया, बट हाँ, जिस तरह से 116 लाख टन इस साल की सोइंग है और 19 लाख टन लास्ट ईयर सोइंग थी, तो उसके बेस के ऊपर थोड़ा बहुत 5 से 7 लाख टन का जो प्रोडक्शन हिट ऐसा ट्रेड एस्टिमेट मान रहे हैं। और उसी वजह से जो दालों की जो कीमतें उनमें एक अपसाइड ट्रेंड देखा जा रहा है। अच्छा, नहीं, अभी एक जो हमने खबर पढ़ी है उसके मुताबिक तुअर का जो रकबा है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग करीब 4% और उड़द की दाल का रकबा है वो 2% अभी कम पीछे चल रहा है। मतलब अभी तक 5 अगस्त तक की जो सोइंग का डाटा है गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग लगभग 39 लाख टन में तुअर की सोइंग हुई है, जो लास्ट ईयर सेम मतलब लास्ट ईयर का अगर 5 अगस्त तक लगभग 44 लाख टन के आसपास थी। तो उससे मतलब 4 लाख हेक्टेयर कम हाँ, और अगर उड़द की बात करें तो उसमें भी लगभग 2 से 2 लाख हेक्टेयर की कमी है। तो लेकिन थोड़ी बहुत भरपाई मूंग कर रहा है। मूंग की जो सोइंग है वो लास्ट ईयर से थोड़ी सी ज़्यादा है, और अदर पल्सेज हैं उनकी भी सोइंग कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उससे कुछ कंपनसेट जरूर हो रहा है। बट क्योंकि तुअर और उड़द दोनों ही खरीफ सीजन की मेजर पल्सेज हैं, इसलिए जो सोइंग हिट हुआ उसकी वजह से प्राइस को लेकर अपसाइड ट्रेंड देखा जा रहा है। मतलब खबर तो ये भी है कि
एक और जहाँ क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, प्लस जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है पिछले साल का, मतलब बची हुई जो दालों का स्टॉक है वो भी शायद कम है इस बार हमारे पास। तो अगर ये प्रोडक्शन भी कम होता है, हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम है, तो फिर जो दालों की डिमांड है वो कैसे पूरी होगी? हम इंपोर्ट से डिमांड पूरी करते हैं। इस साल एक और एडिशन करने पड़ेगा। मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसमें करीब 4 से 4.5 लाख टन दाल एक्सपोर्ट भी हुआ है, जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट अभी तक इंडिया का। इंडिया एक्सपोर्ट हम थोड़ा बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन 4-4.5 लाख टन का एक्सपोर्ट एक बड़ा एक्सपोर्ट है इंडियन डिमांड को देखते हुए। और जहाँ तक रही डोमेस्टिक जरूरत कहाँ से पूरी करेंगे, तो उसके लिए इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकता है इस साल फिर बढ़ जाए। इंपोर्ट के लिए हम जैसे कनाडा से बड़ा पल्सेस प्रोड्यूसर है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा प्रोड्यूसर है, साथ में कुछ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, मोजाम्बिक वगैरह यहाँ से करते हैं, या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, म्यांमार वगैरह से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इन कंट्री से हम एक तरह से दाल को इंपोर्ट करते हैं। तो कुछ एक अच्छे कंडीशन ये है कि जैसे कनाडा है, वो हमारी दाल जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा, इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से पूरा होता है, वहाँ से पूरा होता है। तो वहाँ पर इस साल क्रॉप अच्छी है। वहाँ पर मेनली जो दाल हम कनाडा से इंपोर्ट करते हैं वो है या तो मटर, सूखा मटर जो आता है वो, या फिर मसूर। तो और मसूर और मटर दोनों की ही क्रॉप इस साल वहाँ एस्टिमेट है पिछले साल से लगभग 50% ड्राई पी जो मटर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन एस्टिमेट है, और 50% ज़्यादा प्रोडक्शन एस्टिमेट मसूर का भी है। ऑस्ट्रेलिया से मोस्टली हम चना इंपोर्ट करते हैं। चने को लेकर ऐसी कोई स्थिति है नहीं, लास्ट ईयर बम्पर प्रोडक्शन हुआ था और सप्लाई साइड ठीक ठाक है। तो चने को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब आशंका की अभी लग नहीं रही है। जरूर कि चने के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा कंडीशन होती है तो वहाँ से भी ऑस्ट्रेलिया एक सोर्स रहा है हमेशा से, वहाँ से आ सकता है। मसूर का हम इस बार हो सकता है कनाडा से इंपोर्ट बढ़े, और साथ में लास्ट ईयर जैसे म्यांमार से तुअर का इंपोर्ट बढ़ा था, हो सकता है वो भी एक, और उड़द का इंपोर्ट बढ़ा था, वो भी कुछ हद तक कंपनसेट करे। अच्छा, अगर मान लें इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ती है और दालों का इंपोर्ट होता है, तो इससे प्राइस पे कितना अंतर, मान लें जो डोमेस्टिक जो हमारी दाल होती है उसके प्राइस में और इंपोर्टेड दाल में कुछ अंतर होता है, या सेम प्राइस? डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। वहाँ अगर प्राइस नीचे होगा, कनाडा में ठीक ठाक प्रोडक्शन है तो प्राइस के ऊपर कुछ इंपैक्ट आएगा। बट इंडिया बड़ा प्लेयर रहता है। ग्लोबल भी जो प्राइस है वो इंडियन डिमांड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है दालों का, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। तो ग्लोबली प्राइस इंडिया की डिमांड सप्लाई को देखते हुए ही तय होते हैं। तो अगर इंडिया में अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका कुछ इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पे भी आएगा, और वहाँ से प्राइस बढ़ता है तो वहाँ बड़े प्राइस पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये है कि अगर मानसून ने साथ नहीं दिया, मतलब मानसून की वजह से दालों का उत्पादन प्रभावित होता है, तो ये तय है कि जो अभी दालों की कीमतें एक सीमा के अंदर थी वो सीमा टूट सकती है। मतलब अगर हम सिनेरियो देखें कि आपका तेल महंगा है तो उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन लागत ज़्यादा है, तो उसका असर कहीं ना कहीं दालों अगर इंपोर्ट होती है तो उस पर असर दालों दिखाई के देगा। मामले में शायद स्थिति गेहूं वाली या तेल वाली जो एडिबल खाने का तेल है वो वाली स्थिति शायद दालों के मामले में देखने को ना मिले, क्योंकि सप्लाई साइड ठीक ठाक है अभी तक। प्राइस जो इम्पैक्ट हुआ है वो थोड़ा बहुत उससे क्यों ले रहा है, कोई सोइंग कम है उससे, अगर प्रोडक्शन कैसा आता है बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करेगा आगे चल के। अभी तक जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, तो बहुत ज़्यादा राइज आ गए ऐसा मतलब लग नहीं रहा। ट्रेड सोर्स भी यही बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी तो लग नहीं रही है, बट हाँ प्राइस कुछ अप ट्रेंड पकड़ा है। तो एक, क्योंकि अदर कमोडिटीज, वीट के प्राइस बढ़ना शुरू हो गए, आटे के प्राइस बढ़ना शुरू हो गए हैं, तेल पहले से महंगा, कुछ हालांकि हाल के दिनों में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर अभी प्राइस ऊपर ही है। तो उससे वजह से एक हेडलाइन बन गई कि दाल भी अब महंगी हो रही है, मसाले भी मसाले भी महंगे थे पहले से, तो एक उस वजह से दाल भी उस लिस्ट में ऐड हो गई, इसलिए एक चर्चा का विषय दालों के ऊपर बन चुका है। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि अभी जो दालों के प्राइस बढ़ने के पीछे कारण है वो मोटा मोटा एक मौका है, जो मतलब ट्रेडर्स जो उठाते हैं, फायदा उठाते हैं खबरों का, ये खबर से उठाया गया फायदा है। दालों की स्थिति कैसी रहेगी इसका सही अनुमान हमें नवंबर में जो पहला अनुमान आएगा, पहला एस्टिमेट गवर्नमेंट की तरफ से सितंबर में आता है, सितंबर में आता है, लेकिन उसके बाद असली स्थिति जब अराइवल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे तुअर का अराइवल तो लेट आता है, वो 8 महीने की क्रॉप होती है, मतलब दिसंबर के बाद ही नई क्रॉप आना शुरू होगी। बट हाँ, उड़द मूंग का तो शुरू भी हो चुका है कुछ एक हल्का फुल्का, और उड़द का अराइवल शुरू हो जाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड पता चलेगा कि क्या स्थिति है, किस तरह का अराइवल आ रहा है। वो ज़्यादा क्लियर स्थिति बता सकेंगे कि प्रोडक्शन किस तरह से है और प्राइस आगे को लेकर किस तरह का बिहेव दिखाएंगे, उसी के बाद डिपेंड करेगा सितंबर के बाद। चलिए, ये बात क्लियर है कि अभी जो दालों की प्राइस बढ़ रही है वो एक स्पेकुलेटिव या
हम उसे बोल सकते हैं मतलब कृत्रिम मतलब स्पेकुलेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से बढ़ रही है। असली कहानी हमें सितंबर में और नवंबर में ही पता चल पाएगी। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें मनी 9 के साथ। आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, उस पर आप इससे भी और ज़्यादा अच्छी खबरें आपको वहाँ मिल रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई कमेंट हो तो वो हमें ज़रूर बताएं, और आपकी कोई क्वेरी हो, सवाल हो, प्रश्न हो, वो ज़रूर पूछें, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।